हम्म तो आज हमारी क्लास का टॉपिक है सेमीकंडक्टर। वैक्यूम डायोड ट्रायोड वगैरह हमने सारे एंड कर दिए थे, और इग्नू के सारे क्वेश्चंस वगैरह कैसे आते हैं वो भी हमने देख लिए थे। तो अब देखते हैं आगे, और जितने भी जो आगे का ब्लॉक 2 और स्पेशली 3 जो ब्लॉक है वो सारा इसी जो आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ इस पर टोटली डिपेंड है। यहाँ मैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके इग्नू की बुक्स में नहीं दी हैं वो भी डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि जब हम बाद में जीना डायोड फैट मॉसफेट ये सब जब पढ़ेंगे तो बहुत डिटेलिंग की भी कभी कभी ज़रूरत पड़ेगी, जो कि इग्नू की बुक में नहीं दी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। अगर 12th क्लास का सेमीकंडक्टर भी नहीं पढ़ा है तब भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, मैं बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूँ। तो जब ये टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, मतलब सेकंड जो यूनिट है शायद वो स्टार्ट की थी तब, या सेकंड यूनिट 3, तब बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्चुअल मीनिंग क्या है। और वैसे भी पता होगा कि फ्लो ऑफ करंट, अब फ्लो ऑफ करंट कहाँ पे, या तो वैक्यूम में या फिर सॉलिड्स में। तो यहाँ पे वैक्यूम और गैसेस, गैसेस हमारे सिलेबस में दिया नहीं है, सिर्फ वैक्यूम का दिया है, और सॉलिड, सॉलिड का मतलब है यहाँ सेमीकंडक्टर्स। तो फ्लो ऑफ करंट कहीं पे भी हो, वैक्यूम में हो, गैसेस में हो या सेमीकंडक्टर्स में, वो सब इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आ जाता है। तो अब आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं सेमीकंडक्टर होते क्या हैं, फिर कंडक्टर जैसे मालूम ही है लेकिन थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। बैलेंस सेल क्या है, बैलेंस बैंड क्या है, फॉरबिडन गैप गैप क्या है, कंडक्शन बैंड क्या है, इंसुलेटर में क्या दिक्कत होती है, कंडक्शन जो कंडक्टर्स हैं उनमें ऐसी क्या स्पेशलिटी है कि वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर हैं, और सेमीकंडक्टर में ऐसा क्या है जो नॉर्मल टेम्परेचर पे इंसुलेटर का बिहेव करते हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस के अंदर वो कंडक्टर का रोल प्ले करते हैं। तो उनके रीजंस क्या हैं वो सब हम बेसिक डिटेल्स पढ़ने वाले हैं। तो पहले हमने क्या पढ़ा है अभी की लाइन में, कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, एक फ्लो ऑफ करंट है किसके अंदर, वैक्यूम के अंदर, गैसेज या फिर सेमीकंडक्टर, उसके अंदर स्टडी है। द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द सेमीकंडक्टर्स हैव ब्रॉट अ रिवॉल्यूशन, ऑब्वियसली, क्योंकि सेमीकंडक्टर के अंदर करंट का फ्लो होना एक रिवॉल्यूशन ही है। एज द नंबर ऑफ सेमी, कंप्यूटर वगैरह सारी चीज़ें सब इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड हैं। तो एज अ नंबर ऑफ सेमी कंडक्टर डिवाइसेज हैव बीन डेवलप्ड, एज द कौन कौन से सेमी कंडक्टर हैं, बेसिक तो आपको पता ही होंगे, जर्मेनियम और सिलिकॉन आर सॉलिड्स। सॉलिड स्टेट टेक्नोलॉजी भी इन्हीं की वजह से बड़ी, हैज़ कम इन टू एग्जिस्टेंस एंड हैज़ नाउ मोर और लेस कम्प्लीटली रिप्लेस बाई ट्यूब टेक्नोलॉजी। ऑब्वियसली जो हम पहले पढ़ रहे थे वैक्यूम ट्यूब वाला सिलेबस, वो उसको कम्प्लीटली रिप्लेस कर दिया है सॉलिड स्टेट टेक्नोलॉजी ने। अब आगे देखते हैं। जैसे आजकल का यूज़ देखा जाए तो एक छोटी सी बिल्कुल इंटीग्रेटेड चिप बना चुके हैं जिसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर लगा के, मतलब बड़े बड़ी चीज़ें बन जाती हैं उसके अंदर। तो आगे देखते हैं। ये तो हो गया एक तरह से इसका यूज़ और इंट्रोडक्शन कह सकते हैं। सेमीकंडक्टर फिजिक्स क्या होगी, ऑब्वियसली ऐसी जो भी स्टडी जो सेमीकंडक्टर्स के ऊपर से है वो सब कहाँ चली जाएगी, सेमीकंडक्टर फिजिक्स के अंदर। जितना भी अभी तक हमें पढ़ा है, हमने पढ़ा है, वो क्या है, सेमीकंडक्टर्स क्या हैं, बेसिकली इतना पता है हमें कि ऐसे मटेरियल जिनकी रजिस्टिविटी जो है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। सेमी मीन्स हाफ, मतलब उनकी रजिस्टिविटी कंडक्टर से तो ज़्यादा है लेकिन इंसुलेटर से क्या है, कम। बेसिक डेफिनेशन है। चलिए अब आगे देखते हैं सेमीकंडक्टर का एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा है। सेमीकंडक्टर्स लेते हैं जो ज़्यादातर क्या है, टेट्रावेलेंट है। दे हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर लास्ट ऑर्बिट। फिजिकल केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा आपने। तो फिगर ये वाला मैं अभी बताऊंगा एग्जांपल देके, कि जर्मेनियम है जैसे, तो जर्मेनियम के अंदर टोटल 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे आप तो आएगा 2, 8, 18 और 4। तो देखिए इस वाली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर 8, फिर ये 18, और लास्ट वाले में देखिए कितने, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये टेट्रावेलेंट हो गया। इसी तरह से सिलिकॉन का भी देख लेते हैं जिसके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पे 2, फिर ये 8 और ये 4, दोनों के मतलब सेमीकंडक्टर्स जो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग जर्मेनियम और आर्सेनिक, जर्मेनियम और सिलिकॉन से, तो इनके लास्ट ऑर्बिट में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 4। अब आते हैं एनर्जी लेवल्स पढ़ते हैं। एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं आगे बहुत, जब हम कोई थ्योरी स्टडी कर रहे होंगे तो वहाँ थोड़ा सा ज़रूरत पड़ती है। अगर ये टर्म्स नहीं पता होंगी तो थोड़ा कन्फ्यूज़न होगी वहाँ पे। तो एनर्जी लेवल कहें या एनर्जी बैंड एक ही बात है।
एज ऑलरेडी मैंशन द इलेक्ट्रॉन्स इन देयर परमिटेड ऑर्बिट्स, जैसे रेडियाई, रेडियाई क्या है ये अभी फिगर में दिखाऊंगा मैं नेक्स्ट पेज पे, तो उनके पास कोई ना कोई एनर्जीज होती हैं। द एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द एनर्जी लेवल डायग्राम। तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन्स के पास है वो उतनी ही वो उसी ऑर्बिट में होगा। हर ऑर्बिट की एक अपनी एनर्जी है, तो अगर किसी इलेक्ट्रॉन के पास उतनी एनर्जी है तो वो उस ऑर्बिट में चला जाएगा, नहीं है तो उससे नीचे वाली ऑर्बिट में रहेगा। उन्हीं को हम बोलते हैं एनर्जी लेवल, और उनको फिगर से हम अभी दिखाएंगे। तो एनर्जी लेवल डायग्राम, द फर्स्ट ऑर्बिट रिप्रेजेंट द फर्स्ट एनर्जी लेवल ऑब्वियसली, सेकंड जो ऑर्बिट है वो सेकंड एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड सो ऑन। नो नीड टू रिपीट, द सेकंड एनर्जी लेवल विल बी मोर देन द फर्स्ट एनर्जी लेवल ऑब्वियसली। ये सबसे कम एनर्जी लेवल का है, फिर ये उससे हाई, इस तरह से चल रहा है। मतलब सबसे पहले ये सब बिल्कुल बेसिक है, 9th-10th में आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। पहली ऑर्बिट को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर एल से, फिर एम से। तो मान लीजिए के जो है उसके न्यूक्लियस से जो रेडियस है उसको हम R1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एल जो है उसको R2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एम जो है उसको R3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलिए अब फिगर देखते हैं। जैसे ये आपका न्यूक्लियस है और ये के ऑर्बिट है, तो ये के ऑर्बिट इस न्यूक्लियस के सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे है, R1। ऐसे ही एल जो ऑर्बिट है ये वाली, ये R2 डिस्टेंस पे, और ये जो एम ऑर्बिट है वो R3 डिस्टेंस पे है न्यूक्लियस के सेंटर से। तो जो के वाला है तो ये फर्स्ट एनर्जी लेवल बोलते हैं इसको, जो दूसरे वाला होगा उसको सेकंड एनर्जी लेवल, फिर तीसरे वाला होगा वो थर्ड एनर्जी लेवल। मतलब जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास कम होगी वो न्यूक्लियस के उतने ही पास होगा, जितनी ज़्यादा होगी वो उससे दूर होता जाएगा। अच्छा, अब एनर्जी बैंड को जब हम समझने के लिए जब ड्रॉ करते हैं तो ये एनर्जी बैंड इनको हम बोलेंगे, ठीक है। तो फर्दर, इन एन ऑर्बिट देयर मे नॉट बी अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, मतलब हो सकता है किसी ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन भी ना हो, और हो सकता है कि उसमें मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों ही पॉसिबिलिटी हैं। तो ऑल इलेक्ट्रॉन्स वुड पजेस डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, हर इलेक्ट्रॉन के पास अपनी अपनी एक अलग अलग अमाउंट की एनर्जी होती है। तो इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि एन ऑर्बिट वुड पजेस अ रेंज ऑफ एनर्जीज, मतलब कोई एक एनर्जी, रेंज ऑफ एनर्जी इसमें चाहिए के में, तो उतनी एनर्जी अगर कुछ जैसे मान लीजिए दो इलेक्ट्रॉन्स के पास है तो वो इसमें रहेंगे, उससे ज़्यादा एनर्जी है तो वो इस एल ऑर्बिट में रहेंगे, उससे भी ज़्यादा है तो एम ऑर्बिट में रहेंगे, इस तरह से है। तो द रेंज ऑफ एनर्जी पजेस्ड बाई एन ऑर्बिट इज नोन एज एनर्जी बैंड। तो हमने उसको फिगर सी में यहाँ पे देख लिया है। अब आते हैं सॉलिड्स के अंदर ये एनर्जी बैंड्स होते कैसे हैं। तो दो टाइप के हैं। सबसे पहला है बैलेंस बैंड। तो जो सबसे लास्ट, बैलेंस बैंड नाम से ही पता लग रहा है कि किसी भी एटम का जो लास्ट ऑर्बिट जो होगी उसी को हम बोलते हैं बैलेंस ऑर्बिट। और जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो एक बार पढ़ लेते हैं। द लास्ट ऑर्बिट इन एन एटम इज कॉल्ड बैलेंस ऑर्बिट, ठीक है। एंड द इलेक्ट्रॉन्स इन दिस ऑर्बिट, इस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन वैलेंस ऑर्बिट एंड इट्स, क्योंकि अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, कंडक्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, सेमी कंडक्टर। तो उसमें कंडक्शन के लिए हमें चाहिए होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमें मिलेंगे यहीं इसी बैंड में, बैलेंस बैंड में, इसीलिए हम स्पेशली फोकस कर रहे हैं इस वाली बैंड पे। तो वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन बैलेंस ऑर्बिट एंड इट्स इलेक्ट्रॉन एज प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल एंड विच आर अफेक्टेड बाई दीज। द रेंज ऑफ एनर्जीज possessed by a बैलेंस ऑर्बिट इज कॉल्ड द बैलेंस बैंड। मतलब जो उनकी रेंज ऑफ एनर्जी होगी वो बैंड बन जाए, मतलब रेंज ऑफ एनर्जी मतलब बैंड बन जाएगा। देखिए ये फर्स्ट बैंड है, तो फर्स्ट कोई एनर्जी रेंज होगी वो उसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रहेंगे। उससे ज़्यादा एनर्जी है तो वो सेकंड बैंड में रहेंगे, उससे ज़्यादा है तो थर्ड में, फिर फोर्थ में, ऐसे चलते चलते। तो लास्ट वाली जो ऑर्बिट होगी उसी को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस बैंड। और ये क्या है, कंडक्शन बैंड। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, कहाँ पे, बैलेंस बैंड में, तो अगर उनके पास इतनी एनर्जी आ जाए कि वो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन चले जाएं तो वो क्या बन जाएगा, कंडक्टर। और अगर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ नहीं जा पा रहे हैं तो वो क्या रहेगा, इंसुलेटर। अब ये क्या है, फॉरबिडन गैप है। ये फॉरबिडन गैप आप ऐसे समझ सकते हो, ये वही वर्क फंक्शन है जो मैंने पहले पढ़ाया था कि यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन बैठा है, अगर हम उसको कुछ इतनी एनर्जी दे दें कि इस फॉरबिडन गैप को वो क्रॉस करके कहाँ चला जाए, कंडक्शन बैंड में, तो वो क्या बन जाएगा, कंडक्टर। तो सेमी कंडक्टर के अंदर यही होता है कि नॉर्मल टेम्परेचर पर वो इलेक्ट्रॉन यहीं रहते हैं, कहाँ, बैलेंस सेल में। तो इस वजह से वो क्या है, इंसुलेटर।
लेकिन जैसे ही हम उसमें कोई फोटोन या कुछ ऐसी एनर्जी दे देते हैं जो कि वो इस फॉरवर्डन गैप को क्रॉस करके कहाँ पहुँच जाए, कंडक्शन बैंड में, तो तुरंत वो क्या बन जाएगा, सेमीकंडक्टर। तो ये चीज़ अभी हम आगे भी पढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल से पहले तो बिल्कुल बेसिक है कि ये हैं क्या क्या चीज़ें। तो ये फर्स्ट बैंड है, ये सेकंड बैंड। बैंड का मतलब है रेंज ऑफ एनर्जीज। तो अगर पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी इस बैंड के लिए चाहिए, उतनी एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन्स के पास है तो वो इसमें लाई करेंगे। फिर थर्ड ऑर्बिट, फिर फोर्थ, फिर इस तरह से ये लास्ट वाली है। और ये फॉरवर्डन गैप है और इसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। चलिए अब आगे देखते हैं, एक एक लाइन पढ़ते हैं। नोट दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हमने देखे थे किसके अंदर, मतलब नील्स बोर रूल वगैरह आपने पढ़ा होगा कि इट कैन एकोमोडेट। फर्स्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, सिर्फ दो, दो इलेक्ट्रॉन। सेकंड वाले में कितने, 8। थर्ड में कितने, 18। ऐसे एक रूल था। तो इफ अ सर्टेन बैंड हैज लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन स्पेसिफाइड, मतलब जैसे 2, 8, 18 ऐसे करके, उससे अगर कम है तो वो क्या बन जाएगा, इट इज सेड टू बी एम्प्टी। एंड इन अदर वर्ड्स इट कैन अकोमोडेट मोर इलेक्ट्रॉन्स। मान लीजिए अब इस वाली में हम 8 तक भर सकते हैं और हमारे पास हैं सिर्फ 6, तो इसका मतलब क्या है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हम और फिल कर सकते हैं कि इट कैन एकोमोडेट मोर इलेक्ट्रॉन्स। द बैलेंस बैंड ऑफ इनर्ट गैस इज फुल। इनर्ट गैस आपको पता होगा नोबल गैस होती हैं, जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन। तो इनकी लास्ट ऑर्बिट कंप्लीट होती हैं, तो इसीलिए वो कह रहा है कि बैलेंस बैंड उनकी क्या है, कंप्लीट है। इट कैन नॉट टेक मोर इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल बहुत बेसिक है, 9th-10th क्लास में जो आपने पढ़ा होगा ये सारा। अब आप बात करते हैं कंडक्शन बैंड की। वैसे तो कुछ चीज़ें मैंने ऊपर ही आपको समझा दी थी, फॉरवर्ड गैप के बारे में और कंडक्शन बैंड के बारे में, जब मैंने आपको बैलेंस बैंड के बारे में समझाया था। चलिए और देख लेते हैं कंडक्शन बैंड क्या है। कि इफ एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन एक्स्ट्रा एनर्जी, यही चीज़ बताई थी मैंने। तो जो हाइयर बैंड, मतलब बैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने ऊपर वाले में चला जाएगा। मतलब ऐसा है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ है, उसको कुछ एनर्जी मिल गई तो वो यहाँ चला जाएगा, उसको कुछ और एनर्जी मिल गई तो यहाँ चला जाएगा। ऐसे करते करते अगर वो इस फॉरवर्डन को क्रॉस कर दे तब वो कहाँ पहुँचेगा, कंडक्शन में। तो यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी दे दी जाए तो वो तुरंत क्या करेगा, अपनी नेक्स्ट वाली में बैंड में चला जाएगा। तो क्लियरली इफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द बैलेंस बैंड, जो लास्ट वाला बैंड है, अगर उसको हम कुछ एनर्जी दे दें, एक्स्ट्रा एनर्जी दे दें, तो वो लीव कर देगा उस ऑर्बिट को, मतलब छोड़ देगा। और कहाँ चला जाएगा, अपने से हाइयर बैंड में। और वो कौन है, कंडक्टर, कंडक्शन बैंड वाली। तो दिस हाइयर बैंड अबव द बैलेंस बैंड इज नोन एज कंडक्शन बैंड, इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर रेडी टू कंडक्ट और इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। इसी वजह से फिर जिस किसी भी सॉलिड के अंदर ऐसा हो रहा होगा वो कंडक्टर बन जाएगा। अब आते हैं फॉरवर्डन गैप। तो वैसे फिगर से तो बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि फॉरवर्डन गैप क्या है, लेकिन अगर एग्जाम में लिखना है तो कैसे, द डिस्टेंस और गैप, ऑब्वियसली वो एक एनर्जी गैप को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो डिस्टेंस या गैप है किसके बीच में, बैलेंस और कंडक्शन बैंड के बीच में, उसी को हम क्या कहते हैं, फॉरवर्डन गैप। द एंट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस गैप इज फॉरबिडन। यानी कि एक तरह से एंटी नहीं ले सकते, उस गैप के अंदर नहीं ले सकते, या तो वो बैलेंस बैंड में रहेंगे या फिर सीधा कंडक्शन बैंड में। उसमें बीच में कहीं ऐसा नहीं है कि बैलेंस बैंड में है और उनको कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी मिल गई लेकिन उनको इतनी नहीं मिली कि कंडक्शन बैंड में पहुंच जाए तो उसके बीच में लाई करें, ऐसा नहीं होगा। वो या तो कंडक्शन बैंड में रहेंगे या फिर सीधा बैलेंस बैंड में रहेंगे। तो इन अदर वर्ड्स, नो इलेक्ट्रॉन कैन एग्जिस्ट इन दिस गैप। एन इलेक्ट्रॉन कैन रिमेन इन वैलेंस बैंड या फिर कैन जंप इनटू द कंडक्शन बैंड। इट कैन नॉट स्टे द ऑन द वे, ऐसा नहीं है कि वो रास्ते में कहीं रुक जाए। तो टू पुश एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड हमें क्या चाहिए, एक एक्शनल एनर्जी चाहिए, और ये कितनी होनी चाहिए, इसी फॉरवर्डन गैप के बराबर होनी चाहिए, तभी वो कहाँ बराबर या उससे ज़्यादा, बिल्कुल वर्क फंक्शन की तरह ही है। कम से काम नहीं चलेगा कि ये कंडक्शन बैंड है, ये बैलेंस बैंड है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ बीच में रहे, ऐसा नहीं है। वो सीधा या तो यहाँ जाएगा या फिर इससे ज़्यादा। अगर देखो कंडक्शन बैंड से भी ज़्यादा, फॉरवर्डिंग गैप से ज़्यादा एनर्जी होगी तो वो अपना काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में इधर उधर मेटल में मूव करेगा बाद में, जो भी सॉलिड होगा हमारे पास। तो एन इलेक्ट्रॉन कैन रिमेन इन बैलेंस बैंड और कैन जंप इनटू द कंडक्शन बैंड। इट कैन नॉट स्टे ऑन द वे टू पुश एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। एंड एन एक्सटर्नल एनर्जी इज इक्वल टू फॉरवर्ड गैप मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो यहाँ पे मैंने रिवाइज कराई हैं वो मैंने फिगर में ऊपर ही समझा दी थी।
अब चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि बैलेंस बैंड थ्योरी के हिसाब से, जब ये जिसने भी ये थ्योरी दी थी साइंटिस्ट ने, उस थ्योरी के हिसाब से सॉलिड्स को 3 हिस्सों में बांटा गया। एक तो कंडक्टर, जिसको हम मेटल भी कह सकते हैं, दूसरा सेमी कंडक्टर, और तीसरा इंसुलेटर। हम अभी तो तीनों के बारे में पढ़ रहे हैं, पर हमारा सिलेबस है मेनली सेमी कंडक्टर के चारों तरफ। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं कंडक्टर। तो यहाँ क्या हो रहा होता है ऐसा कि यहाँ रूम टेम्परेचर पे भी ये कंडक्टर का बिहेव करते हैं। तो ऐसा क्या हो रहा होता है यहाँ पे? तो यहाँ जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्टर्स के अंदर, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, तो फील वेरी लिटिल अट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस। वो बिल्कुल ही बाहर, क्योंकि लास्ट वाली ऑर्बिट में होते हैं, तो न्यूक्लियस से दूर हैं। तो न्यूक्लियस से वो जितना दूर होंगे उतना ही अट्रैक्शन उनका क्या होगा, कम होगा। तो ड्यू टू ग्रेट डिस्टेंस, हेंस दे लीव द बैलेंस बैंड एंड फॉर्म कंडक्शन बैंड। और वो क्या बनाते हैं, कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं एंड मूव फ्रीली विद इन द सर्फेस ऑफ द मेटल। तो इन अदर वर्ड्स द बैलेंस और कंडक्शन बैंड इन मेटल्स क्या होते हैं, ओवरलैप करते हैं। अभी मैं इसका डायग्राम दिखाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा कि वहाँ हमें फॉरवर्डन गैप होता ही नहीं है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन इधर है और ये कंडक्शन बैंड है। तो कोई भी कंडक्टर तब बनेगा जब इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ जाएं, कंडक्शन बैंड के अंदर। तो यहाँ क्या होता है कंडक्टर्स के अंदर नेचुरली, कि ये जो कंडक्शन बैंड है और बैलेंस बैंड है ये ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप करने का मतलब उनको एनर्जी एक्स्ट्रा चाहिए ही नहीं, वो मतलब कंडक्टर ही हैं एक तरह से, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव ही करते रहेंगे। तो हेंस दे लीव द बैलेंस बैंड। हाँ ये रहा। तो ड्यू टू द ग्रेट डिस्टेंस, इन अदर वर्ड्स यहाँ से पढ़ते हैं, द बैलेंस एंड कंडक्शन बैंड इन मेटल्स ओवरलैप ईच अदर एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव बिटवीन टू बैंड्स। तो वो उनके बीच में फ्रीली मूव करते रहते हैं क्योंकि एक दूसरे को वो ओवरलैप कर रही हैं बैंड्स। देयरफॉर फॉरवर्डिंग गैप यहाँ बिल्कुल टोटली एब्सेंट है, जीरो है। तो दिस इज द रीजन दैट अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ अवेलेबल हैं, और जो कि छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस देने पे ही वो एक ऐसी फोर्स क्रिएट होती है जो एक तरह से एक्सटर्नल सर्किट में हम करंट को कंडक्ट करा सकते हैं। तो बस ये छोटा सा ही था यहाँ पे। अब इसका डायग्राम देखते हैं तो बिल्कुल आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये मेटल्स जो होते हैं यानी कंडक्टर्स, ये उनका एनर्जी बैंड डायग्राम का है। जैसे ये बैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, और ये दोनों क्या कर रही हैं, आपस में ओवरलैप कर रही हैं। तो ये जैसे ही कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो आपने आराम से, ये इलेक्ट्रॉन ही इधर उधर मूव करते रहते हैं, इधर से उधर चलते रहते हैं क्योंकि ये ओवरलैप कर रहा है। दूसरा, जैसे ही हम यहाँ पे कोई भी एक पोटेंशियल देंगे, जैसे कोई भी हमने करंट दिया इसके अंदर, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ बैलेंस और कंडक्शन बैंड में, क्योंकि वो ओवरलैप कर रहा है तो उनको कोई ऐसा पर्टिकुलर अमाउंट नहीं चाहिए कि उनको रन करने के लिए बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड गैप को क्रॉस करना पड़ेगा, ऐसा तो यहाँ है ही नहीं। तो अपने आप ही क्या होता है, करंट वहाँ फ्लो करना शुरू कर देता है। अब आते हैं पहले सेमीकंडक्टर का, थोड़ी देर में बताऊंगा, पहले इंसुलेटर का पढ़ते हैं। तो इंसुलेटर में क्या होता है, ये जो है ना, ये है आपका बैलेंस बैंड और ये है कंडक्शन बैंड। इनके बीच में ये फॉरवर्डिंग गैप इतना बड़ा होता है कि बहुत ज़्यादा, जैसे कि 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। तो ये आसान बात नहीं है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाल के इतनी एनर्जी दें और फिर वो इस वाले ऑर्बिट में चले जाएं, जो कि रूम टेम्परेचर तो क्या मतलब बहुत मुश्किल है कि उतनी एनर्जी उनको दे के और फिर ऊपर भेजा जाता है। तो बैलेंस बैंड ऑफ इंसुलेटर्स इज फुल, ये फुल होता है। एंड द कंडक्शन बैंड क्या है, एम्प्टी है। द फॉरबिडन गैप बिटवीन these two is very large, around 15 electron volt. This explains why these material are not used as conductors. तो इस वजह से इनको क्योंकि यहाँ जितनी एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन्स को उधर पहुँचाएंगे भी तो उतने में सब्सटेंस जो भी होगा उस वो जल जाएगा या कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो कंडक्टर नहीं बन पाएगा। तो अ वेरी हाई एनर्जी शुड बी सप्लाइड टू पुश a few electrons from the balance to conduction band which will not be economical obviously। वो भी है जो मैंने आपको बताया। दूसरी बात वो भी है, हमें यहाँ ज़रूरत है किस चीज़ की, कंडक्टर के लिए। तो हम कोई एक्स्ट्रा एनर्जी लगाएंगे यहाँ जो कि इकोनॉमिकली बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं है कि उतनी एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे भेजें भी, लेकिन वो जाएंगे कितने, फ्यू इलेक्ट्रॉन्स, बहुत ही कम, और जो कि इफेक्टिव नहीं होंगे करंट प्रोड्यूस करने के लिए। तो हाउएवर, लेकिन फिर भी अगर टेम्परेचर ऑफ द इंसुलेटर इज इंक्रीज तो सम इलेक्ट्रॉन्स जंप कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक इनटू द कंडक्शन बैंड। दे शो सम कंडक्टिविटी भी दिखा सकते हैं। इन अदर वर्ड द इंसुलेटर हैव आल्सो अ नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब सिंपल सी चीज़ यही है यहाँ कि अगर
किसी भी तरह से हम यहाँ से यहाँ कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स को भेज दें तो ये भी कंडक्टर बन सकते हैं, लेकिन ये फॉरवर्डिंग गैप इतना ज़्यादा है कि वो इकोनॉमिकली ठीक नहीं है कि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ भेजना, और भेज भी पाएंगे तो बहुत कम। तो सिंपल सा ये चीज़ है। तो ये इंसुलेटर्स हैं। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर पे और फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ पे। तो सेमीकंडक्टर आप देखते हैं, समझते हैं। सेमीकंडक्टर नेचुरली क्या है, ये इसका कंडक्शन बैंड है और ये इसका बैलेंस बैंड है। ये वाला जो है वो है सिलिकॉन का। तो 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनको बस चाहिए किसी तरह से, कितनी एनर्जी हम यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को दे दें तो ऑटोमेटिकली वो कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। ये तो हो गया सिलिकॉन का। और ये वाला जो है वो है जर्मेनियम का। तो ऑब्वियसली जर्मेनियम के इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ भेजने के लिए इससे थोड़ा सा कम एनर्जी चाहिए, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप चाहें तो ये वैल्यू भी याद कर सकते हैं ताकि एग्जाम में आप उसको अपने वर्ड्स में लिख सकें। तो अब बात करते हैं कि अब इतना अमाउंट क्या है, ये बहुत कम है, मतलब उससे तो कमी काफ़ी ज़्यादा कम है जो इंसुलेटर्स में होता है। तो ये वाला जो एनर्जी है वो हम इनको किस तरह से दे सकते हैं, इनको हीट करके या फिर कोई फोटोन जो लाइट डाल के इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर सकते हैं इतनी एनर्जी देके, या इससे ज़्यादा एनर्जी देके। तो वो यहाँ से कहाँ चले जाएंगे, इस कंडक्शन बैंड में, और कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे तो वो ऑब्वियसली कंडक्टर बन जाएंगे। और रूम टेम्परेचर पे ये कहाँ रहते हैं, यहीं रहते हैं। तो जब रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन्स यहीं हैं तो ये अभी क्या बिहेव कर रहे हैं, इंसुलेटर्स का। लेकिन जब इनको हीट दे दी तो वो कहाँ चले गए इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्शन में, कंडक्शन बैंड में। तो ये किसका बिहेव करेंगे, एक तरह से कंडक्टर का। तो इसी वजह से हम इनको क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर। चलिए अब एक एक लाइन पढ़ते हैं। बैलेंस बैंड जो सेमीकंडक्टर्स की होती है वो फुल है इन नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन का मतलब है रूम टेम्परेचर पे, और मतलब नॉर्मली जो रूम टेम्परेचर पे जो भी चीज़ें रखी हुई हैं उनकी टेम्परेचर वगैरह के हिसाब से। तो अ सेमी कंडक्टर बिहेव्स एज एन इंसुलेटर, वो एक नॉर्मली तो वो इंसुलेटर होगा। द कंडक्शन बैंड ऑफ सेमी कंडक्टर्स इज ऑलमोस्ट एम्प्टी, ये बिल्कुल एम्प्टी है अभी। इट कैन ईजिली रिसीव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द बैलेंस बैंड। मोर ओवर फॉरवर्डन गैप बिटवीन द टू बैंड्स इज वेरी स्मॉल, क्योंकि इनके बीच का जो फॉरवर्डन गैप है वो भी काफ़ी स्मॉल है। यानी कि एक वेरी स्मॉल अमाउंट अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे दें इनके इलेक्ट्रॉन्स को, किनके इलेक्ट्रॉन्स को, बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो ऑटोमेटिकली जंप करके कहाँ चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। तो एज द टेम्परेचर इज फर्दर इंक्रीज, या फिर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें धीरे धीरे धीरे, तो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से जंप करके कहाँ चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। तो इट्स कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद राइज द टेम्परेचर। तो इन अदर वर्ड्स सेमीकंडक्टर जो है हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। सिलिकॉन का 1.12 फॉरवर्डन गैप है और जर्मेनियम का 0.72। और इंसुलेटर तो अभी मैंने समझा ही दिया है। अब बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ की, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनका सेमीकंडक्टर की जो इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग है वो स्टार्ट करेंगे। वो थ्योरी थोड़ा सा अलग है, हालांकि लिंक करती है जो आज मैंने पढ़ाया है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें और एक्स्ट्रा होंगी वहाँ पे। तो पहले तो हम देख लेते हैं सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। जो अभी सारा डिटेल में समझाया उनको समराइज करके यहाँ लिखा हुआ है कि रजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर क्या है, लाइज करती है बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। इट इज़ मोर देन कंडक्टर एंड लेस देन द इंसुलेटर। ये लाइन थोड़ी देर पहले भी जब क्लास स्टार्ट की थी तब भी बताई थी। एट रूम टेम्परेचर सेमीकंडक्टर्स वर्चुअली बिहेव एन इंसुलेटर, बट इफ देयर टेम्परेचर इज रेज्ड रेजिस्टेंस उनका डिक्रीज होता है। रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तभी तो कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं, अच्छा ये लाइन दो बार यूज हुई है, इसका मीनिंग मैं बताना भूल गया था, लेकिन इसका मीनिंग यही है सेकंड पॉइंट, कि जब किसी का टेम्परेचर रेज करने पे, देखो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है नेगेटिव टेम्परेचर। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा अगर टेम्परेचर घटेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, दे हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये आपने दो जगह पढ़ा था, देखिए यहाँ इंसुलेटर में भी पढ़ा था। इन अदर वर्ड्स द इंसुलेटर्स हैव आल्सो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। और सेमीकंडक्टर में भी हमने लास्ट में ये लाइन पढ़ी थी, सेमीकंडक्टर्स हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसका मीनिंग वही है कि टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, उल्टा है रिलेशन, यानी नेगेटिव।
तो इस लाइन का मीनिंग क्लियर हो गया होगा, सेकेंड लाइन का अभी। थर्ड है, देर इज वन मोर प्रॉपर्टी ऑफ सेमीकंडक्टर्स, क्या है देख लेते हैं। सेमीकंडक्टर कैन ऑल्सो बी मेड कंडक्टर्स बाई एडिंग इन देम सम क्वांटिटी ऑफ एक्स्ट्रा मटेरियल, द एक्सटर्नल मटेरियल्स आर कॉल्ड इम्प्योरिटीज। अच्छा, ये चीज़ आगे का है, जिसको हम लोग, जैसे कि ये अभी जो आर्सेनिक है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, तो इसमें हमें कुछ तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके पास, लेकिन हम और इलेक्ट्रॉन्स अगर उसमें डोप करना चाहते हैं, इसको डोपिंग मेथड बोलते हैं, आगे तो बहुत डिटेल में है ये सारी चीज़ें। तो वो कहता है कि उसके अंदर हम कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐड कर देंगे, तो उससे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें मिल जाते हैं। और फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलने से क्या होता है कि हमें तो वही चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो चाहिए, इलेक्ट्रॉन का फ्लो मतलब करंट चाहिए। तो सेमीकंडक्टर्स के अंदर ही ये एक इनकी स्पेशल प्रॉपर्टी है कि अगर हम उसमें कुछ इम्प्योरिटी मिला के हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट कर लेते हैं एक तरह से, तो जो कि हम आने वाले पेजेस में या आगे अपनी यूनिट में पढ़ने वाले हैं। तो ये कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि सेमीकंडक्टर्स के अंदर इंटरएटॉमिक बॉन्डिंग कैसी होती है, तभी जाके हमें समझ आएगा कि एक्सटर्नल मटेरियल को जब हम ऐड करते हैं तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट कैसे करता है, और फिर जनरेट होने पे होल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो पता चल ही गया है, होल्स क्या होते हैं, उनकी वजह से कौन सा करंट प्रोड्यूस होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का अलग करंट होता है, ड्रिफ्ट करंट, जैसे जो होल्स होते हैं उनका करंट अलग होता है, फिर सेमीकंडक्टर कितने टाइप के होते हैं, वो सारी चीज़ें इसी टॉपिक पर डिपेंडेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में मैं एक बार जल्दी से दोबारा बता देता हूँ कि क्या क्या पढ़ा है हमने। आज की क्लास में पहले तो इंट्रोडक्शन था कि इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या, फिर सेमीकंडक्टर फिजिक्स क्या है, फिर हमने सेमीकंडक्टर का एटॉमिक स्ट्रक्चर देखा, उसके अंदर थोड़ा सा 9th-10th क्लास की केमिस्ट्री का रिवीजन कराया कि के एलिमेंट क्या होते हैं, R1 R2 R3 क्या हैं, उसके बाद में एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं, रेंज ऑफ एनर्जी लेवल्स को ही हम बैंड बोलते हैं, फिर ये फर्स्ट बैंड है एनर्जी, सेकंड और ये थर्ड। इसके बाद हमने पढ़ा था कि कंडक्शन बैंड क्या है, बैलेंस बैंड क्या है, और स्पेशली फॉरवर्डन गैप क्या है। फिर उसके बाद में हमने चीज़ें पढ़ी कि कंडक्टर्स, मतलब ये 3 हिस्सों में बांटा गया है, एक कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। कंडक्टर के अंदर जो अभी डायग्राम मैंने आपको बताया था, यानी कि ये बैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड, ये दोनों आपस में एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं। इस वजह से रूम टेम्परेचर पे भी कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, ये सब कंडक्टर का बिहेव करते हैं। फिर बताया था सेमीकंडक्टर के बारे में, तो कि इनके बीच में थोड़ा सा फॉरवर्डन गैप होता है, तो जो कि एज़ कम्पेयर टू इंसुलेटर बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें चाहिए होता है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ भेज सकते हैं और वो कंडक्टर का बिहेव करने लग जाएगा। इंसुलेटर में ये गैप बहुत ज़्यादा हाई होता है, जो कि 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ भेज पाना। फिर जो भी हमने पढ़ा था उसकी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ समराइज किया, जिसमें से सेकंड पॉइंट जो है इस लाइन को डिफाइन करता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, वो क्लियर हो गया था, जो कि हमें इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर दोनों में ही मिलता है। तीसरी प्रॉपर्टी आगे हम पढ़ने वाले हैं कि डोपिंग मेथड वगैरह क्या होता है, वहाँ और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और स्टार्ट करते हैं इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग इन सेमीकंडक्टर से।